कामेश्वरी यक्षिणी एक लंबी आह भरते हुए जवाब देती है, युग। कामेश्वरी यक्षिणी की बात सुनते ही रज्जन के होश उड़ जाते हैं। उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि युग कामेश्वरी यक्षिणी को पुकार रहा है। रज्जन हैरानी के साथ कहता है, युग तुम्हें पुकार रहा है, पर क्यों कामेश्वरी? कामेश्वरी यक्षिणी गुस्से के साथ कहती है, मुझे क्या पता रज्जन कि वो मुझे क्यों पुकार रहा है। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो घाट पर मेरी साधना कर रहा है, वो भी पूरी उमंग के साथ। रज्जन परेशान होते हुए कहता है, पर युग तुम्हारी साधना क्यों कर रहा है? वो तुमसे क्या चाहता है? कामेश्वरी यक्षिणी कुछ सोचते हुए कहती है, हो सकता है उसे मुझसे कोई बात करनी हो, वो मुझसे मिलना चाहता हो। कामेश्वरी कल रात के बारे में रज्जन को बताते हुए कहती है, कल रात जब मैं यामिनी से घाट पर मिलने गई थी तो वहां पर युग भी आ गया था, यामिनी को ढूंढते ढूंढते। और उस वक्त मैंने युग की आंखों में मुझसे मिलकर बात करने की तलब देखी थी, पर यामिनी ने उसे वहीं पर रोक लिया, जिस कारण वो मेरे पास नहीं आया। मैं बोला 75 पर होंगे आउट, पर फैमिली की सिक्योरिटी आई डाउट। वो बोला। रज्जन फिर पूछ पड़ता है, पर युग को तुमसे क्या बात करनी होगी कामेश्वरी? कामेश्वरी यक्षिणी रज्जन पर चिढ़ते हुए कहती है, ये मुझे क्या पता रज्जन वो मेरी साधना क्यों कर रहा है और वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है। इन सब सवालों के जवाब तो मुझे तभी मिल पाएंगे जब मैं बंगलामुड़ा घाट पर जाकर युग से मिलूंगी। रज्जन ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं कामेश्वरी, तुम ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, घाट पर मत जाना उस युग के पास। कामेश्वरी यक्षिणी पलट कर पूछती है, पर क्यों रज्जन, तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं घाट पर जाऊं? रज्जन कामेश्वरी यक्षिणी को समझाते हुए कहता है, क्योंकि ये सब उस युग की कोई चाल भी हो सकती है। कामेश्वरी तुम उस युग को अच्छे से नहीं जानती हो, पर मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो बहुत बुरा इंसान है, इंसान नहीं भक्षानर है, भक्षानर। और ये बात तो तुम भी अच्छे से जानती हो कि भक्षानर कैसे होते हैं। तुम तो खुद ऐसे ही एक भक्षानर के साथ कई सालों तक रह चुकी हो। रज्जन ने कामेश्वरी यक्षिणी पर एक तंज कसा था और इस तंज को कामेश्वरी यक्षिणी भी अच्छे से समझ गई थी, पर तब भी वो रज्जन की बातों को नजरअंदाज करते हुए फिर से बोल पड़ती है, पर यह भी तो हो सकता है रज्जन कि उसे मुझसे सच में कोई बात करनी हो, कोई ऐसी बात जो वो मुझे बताना चाहता हो। रज्जन कामेश्वरी यक्षिणी से कुछ कहने वाला था कि उससे पहले ही कामेश्वरी यक्षिणी फिर बोल पड़ती है, हम यहाँ पर बैठे बैठे बस अपनी तरफ से अंदाजा लगा सकते हैं रज्जन, पर युग मुझे क्यों बुला रहा है, इस राज पर से पर्दा तो तभी उठेगा जब मैं घाट पर जाऊंगी। इसलिए मुझे घाट पर जाना ही होगा, वहां पर जाकर देखना होगा कि आखिर युग मुझसे क्या चाहता है। रज्जन फिर कामेश्वरी यक्षिणी को मना करते हुए कहता है, तुम इतनी सीधी, इतनी भोली, इतनी मासूम कैसे हो सकती हो कामेश्वरी, कैसे? कामेश्वरी यक्षिणी बस रज्जन को एकटक देखते रहती है, उससे कुछ नहीं कहती है। रज्जन कामेश्वरी यक्षिणी से कहता है, तुम ये बात बार बार क्यों भूल जाती हो कामेश्वरी कि युग एक भक्षानर का वंशज है, वही भक्षानर का वंशज जिसने तुम्हें सालों तक कैद करके ग्रेवयार्ड कोठी में रखा था। तुम उसके वंशज की बातों में कैसे आ सकती हो? युग सिर्फ भक्षानर का वंशज नहीं है, बल्कि खुद एक भक्षानर है, उसने कई इंसानों के शिकार करे हैं। कामेश्वरी यक्षिणी अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, नहीं रज्जन, मुझे घाट पर जाना ही होगा, बात को समझने की कोशिश करो। रज्जन फिर कामेश्वरी यक्षिणी को मना करते हुए कहता है, तुम बात को समझने की कोशिश करो कामेश्वरी, तुम वही गलती दोबारा करने लग जा रही हो जो तुमने सदियों पहले की थी। तुम्हें याद है ना, आज से सदियों पहले द्वापर युग के अंत के बाद इसी तरह एक भक्षानर तुम्हारी साधना कर रहा था। उस वक्त भी मैंने तुम्हें पृथ्वी लोक पर जाने के लिए मना किया था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी थी और पृथ्वी लोक पर चली आई। उसका नतीजा क्या हुआ था वो तुम खुद अच्छे से जानती हो। जैसे ही रज्जन ये बात बोलता है, कामेश्वरी की आंखों के सामने एक एक करके सारे पल गुजरने लग जाते हैं कि कैसे भक्षानर उसकी साधना कर रहा था, कैसे वो रज्जन से लड़कर पृथ्वी लोक पर आई थी, कैसे उसने भक्षानर के सामने शर्त रखी थी, कैसे वहां पर महाडायन आ गई थी और फिर कैसे उसे अभिशाप मिल गया था। रज्जन फिर कामेश्वरी यक्षिणी से बोल पड़ता है, इतिहास को फिर मत दोहराओ कामेश्वरी, फिर से वही गलती मत करो जो पहले कर चुकी हो सकता है कि ये उस युग की कोई साजिश हो, वो अपने पूर्वज भक्षानर के साथ मिल गया हो और उन दोनों ने ही मिलकर ये सारा खेल रचा हो ताकि तुम्हें दोबारा से कैद कर सके। रज्जन की बातों ने कामेश्वरी को दुविधा में डाल दिया था, उसे ये भी लगने लग गया था कि रज्जन जो बोल रहा था वो सच भी हो सकता था। रज्जन कामेश्वरी यक्षिणी को एकटक देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कामेश्वरी कि क्या उस भक्षानर के अंश को पता नहीं चला होगा कि तुम आजाद हो गई हो? उसे तो कब का ये पता चल गया होगा और वही तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा है। उसका एक हुक्म का इक्का था जो अब तक छुपा हुआ था, जो कोई और नहीं बल्कि युग है, जिसका वो उपयोग कर रहा है। कामेश्वरी अभी भी इसी सोच में खोई हुई थी कि वो क्या करे, पर उसे फिर युग को उसे पुकारने की आवाज सुनाई देती है जो सिर्फ वही सुन पा रही थी। युग की आवाज सुनते हुए कामेश्वरी फिर रज्जन से कहती है, वो मुझे फिर से पुकार रहा है रज्जन।
रजन गुस्से के साथ अपनी मुट्ठी भींचते हुए खुद से बड़बड़ाता है, उस युग की तो उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। कामेश्वरी कुछ सोचती उससे पहले रजन अपना चंट दिमाग चलाता है और उसकी नजर कुटिया पर पड़ती है। रजन अपना दिमाग दौड़ाते हुए बड़ी चतुराई के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से कहता है, कामेश्वरी, तुम कोई फैसला नहीं ले पा रही हो ना अभी भी कि तुम्हें युग के पास घाट पर जाना चाहिए या नहीं? कामेश्वरी तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ रजन, मेरे बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। रजन बड़े प्यार से पलट कर कहता है, अगर तुम कोई फैसला नहीं ले पा रही हो तो तुम एक काम करो, तुम इसी वक्त पुजारी जी के पास जाओ और उनसे पूछ लो तुम्हें क्या करना चाहिए। वो तुम्हें कभी कोई गलत सलाह नहीं देंगे, उन्हें अच्छे से पता है कब क्या करना है। कामेश्वरी यक्षिणी को भी रजन की बात बिल्कुल ठीक लगती है और अगले ही पल वो हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ रजन, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मुझे पुजारी जी के पास ही जाना चाहिए। रजन कुछ खुश होते हुए कहता है, तो जाओ कामेश्वरी, देर मत करो, पुजारी जी इस वक्त कुटिया में ही होंगे। अगले ही पल कामेश्वरी फुर्ती के साथ अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कुटिया की तरफ जाने लग जाती है। कामेश्वरी के वहां से जाते ही रजन खुद से गुस्से के साथ कहता है, कामेश्वरी, जब तक पुजारी जी तुम्हें कोई सलाह देंगे उससे पहले ही मैं उस युग का खेल खत्म कर दूंगा। आज उस युग की आखिरी रात है। इतना कहकर रजन भी गुस्से के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। इस तरफ बंगलामुड़ा घाट पर युग कामेश्वरी यक्षिणी की साधना पूरी लगन के साथ कर रहा था। वो बार बार उस मंत्र का जाप कर रहा था जो उसे अभिमन्यु ने यामिनी को बुलाने के लिए एक बार बताया था। युग की आंखें खुली हुई थी। वो देख रहा था आटे से बने दीपक के अंदर जो जलाऊ लकड़ी के साथ आम की लकड़ी रखी हुई थी, उसमें से चिंगारी तो निकल रही थी पर अभी तक उसमें आग नहीं लगी थी। मंत्र का जाप करते करते युग का गला सूखने लग गया था, पर तब भी वो मंत्र का जाप करे जा रहा था, जैसे उसने ठान कर रखा हो कि वो तभी रुकेगा जब वो कामेश्वरी यक्षिणी को वहां पर बुला लेगा। युग मंत्र का जाप करते हुए कहता है, ओम ह्रीम आगच्छम आगच्छम यक्षिणी स्वाहा, ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ यक्षिणी स्वाहा। युग मन में सोचने लग जाता है, आखिर हो क्या रहा है? मैं कब से कामेश्वरी जी की साधना कर रहा हूँ पर ना ही इन लकड़ियों में अब तक आग लगी है, ना ही कामेश्वरी यक्षिणी आई। युग फिर कुछ सोचते हुए कहता है, पिछली बार जब मैंने इस मंत्र का जाप किया था तो यामिनी तो बहुत जल्दी आ गई थी, पर ये कामेश्वरी जी क्यों नहीं आ रही हैं? अब तक तो उन्हें यहाँ पर आ जाना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ पर आना ही ना चाहती हो? आखिर यामिनी मुझसे प्यार करती है इसलिए वो गई थी, पर कामेश्वरी जी थोड़ी करती है, वो तो मुझसे नफरत करती है, सिर्फ उस रजन के कारण। ये बात जहन में आते ही युग की उम्मीद टूटने लग गई थी। वो अंदर ही अंदर बिखरने लग गया था। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने चित्रा का चेहरा आ जाता है। उस वक्त का चेहरा जब चित्रा ने उसकी आंखों के सामने अपनी बलि देकर यामिनी को उसके अभिशाप से मुक्ति दिलाई थी और उसी रात हमेशा हमेशा के लिए चित्रा से अलग हो गया था। युग खुद को हौसला देते हुए कहता है, जिस तरह मैं अपनी माँ से जुदा हुआ हूँ उस तरह मैं यामिनी को उसकी माँ से जुदा नहीं होने दूंगा। आज कामेश्वरी जी को यहाँ पर आना ही होगा। मैं उन्हें बुलाकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। खुद को हौसला देकर युग फिर से मंत्र का जाप करना शुरू कर देता है। रात के बढ़ने के साथ ही ठंड भी बढ़ गई थी, जिस कारण युग का बदन ठंड से अकड़ गया था, पर तब भी वो साधना करने में लगा हुआ था। बार बार मंत्र का जाप कर रहा था। युग मंत्रों का जाप कर ही रहा था कि तभी सामने से उसे रजन आते हुए नजर आता है, जो कि काफी गुस्से में नजर आ रहा था। रजन को अचानक से घाट पर देखकर युग हैरान रह जाता है। युग मन में सोचने लग जाता है, मैं तो कामेश्वरी जी को बुलाना चाहता था, ये रजन यहाँ पर कैसे आ गया? युग रजन पर ध्यान नहीं देता है और फिर से मंत्र का जाप करने लग जाता है। रजन युग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। रजन गुस्से के साथ युग से कहता है, भक्षानर की औलाद, ये सब क्या पाखंड कर रहा है तू कामेश्वरी को यहाँ पर बुलाकर क्या करना चाहता है? युग रजन के सवालों का कुछ जवाब नहीं देता है। वो बस मंत्रों का जाप करते रहता है, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि रजन को कुछ भी समझाने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला था, वो कुछ समझने नहीं वाला था। जब युग कुछ जवाब नहीं देता तो रजन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। रजन फिर बोल पड़ता है, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? बता, क्यों बुला रहा है तू कामेश्वरी को? तेरा मकसद क्या है? रजन ने युग से इतना कहा ही था कि तभी रजन की नजर युग के पीछे जो मछुआरे का शव रखा हुआ था उस पर पड़ती है। मछुआरे के शव के पास ही ढेर सारी मक्खियां भिनभिना रही थी और मछुआरे के मांस के टुकड़े भी कुछ नीचे पड़े हुए थे, जिन्हें युग मछुआरे के शरीर में से उधेड़ उधेड़ कर खा रहा था। रजन जब युग का मुंह और उसके खून से सने हुए हाथ देखता है तो वो समझ जाता है कि उस मछुआरे का वो हश्र किसने किया होगा। रजन आग बबूला होने लग जाता है। रजन युग पर भड़कते हुए कहता है, ये तूने किया ना भक्षानर की औलाद, तूने मारा है ना इस आदमी को, इसे भी मारकर तेरी प्यास नहीं बुझी, इसलिए अब तू सीधे कामेश्वरी यक्षिणी को बुला रहा है ताकि उसे मारकर अपनी प्यास बुझा सके।
पर मैं तुझे तेरे इस मकसद में बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने दूंगा। अभी के अभी मैं तुझे यहीं पर जिंदा दफन कर दूंगा। इतना कहकर रज्जन गुस्से के साथ मंत्र बड़बड़ाने लग जाता है और अगले ही पल उसके हाथ से एक सफेद रोशनी निकलती है जो सीधे युग के सीने की तरफ जाने लग जाती है। पर उसी वक्त युग के हाथ पर जो 5 निशान बने हुए थे उनमें से पीली रोशनी निकलने लग जाती है और युग के सीने पर जाकर जम जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे युग के अंदर की शक्तियां खुद उसे बचाना चाहती हो। रज्जन के हाथ से निकली सफेद रोशनी युग के सीने से जाकर तो टकरा जाती है, पर युग के निशान से निकली पीली रोशनी ने पहले ही युग के सीने पर एक कवच बना दिया था, जिस कारण युग को दर्द का एहसास तो हुआ था, पर उतना नहीं जितना रज्जन ने अनुमान लगाया था। युग को धीरे धीरे दर्द का एहसास तो हो रहा था, पर तब भी वो अपनी जगह पर से जरा सा भी हिलता नहीं है। वहीं पर बैठकर मंत्र का जाप करते रहता है, क्योंकि उसे ये बात अच्छे से पता थी कि यदि वो उठा तो साधना विफल हो जाएगी। उसकी अब तक की सारी मेहनत एक पल में बर्बाद हो जाएगी। रज्जन अपना पूरा जोर लगा देता है युग को वहां से उठाने में। वो एक के बाद एक मंत्र पढ़ते रहता है, पर युग अपनी जगह पर से टस से मस नहीं होता है, वहीं पर बैठे रहता है। रज्जन मन में बड़बड़ाने लग जाता है, ये हो क्या रहा है? मैं अपनी दैवीय शक्ति का उपयोग कर रहा हूँ, पर ये भक्षानर की औलाद को कुछ हो क्यों नहीं रहा है? कुछ देर तक रज्जन ऐसे ही अपनी शक्ति का उपयोग करते रहता है, पर युग को कुछ नहीं होता है। तभी उसकी नजर युग के हाथों से जो पीली रोशनी निकल रही थी उस पर पड़ जाती है। रज्जन कुछ सोचते हुए कहता है, इस युग ने अभी अभी शिकार किया है और शिकार करने के बाद भक्षानरों की ताकत बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, रात के वक्त ही काली शक्तियां ज्यादा ताकतवर होती हैं। कहीं इसी वजह से तो इस युग पर मेरी दैवीय शक्ति का असर नहीं हो रहा, पर मैं इस भक्षानर को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला। इतना कहकर रज्जन युग के पास जाता है और उस पर अपनी लातों मुक्कों की बरसात करने लग जाता है। युग के सिर से खून निकलने लग जाता है, पर तब भी युग वहीं पर बैठे रहता है। वो कैसे भी करके अपनी साधना पूरी करना चाहता था। रज्जन लगातार युग पर वार करते जा रहा था, पर जब रज्जन देखता है कि युग पर मुक्कों का भी असर नहीं हो रहा है, तो वो अगले ही पल एक लात वहां पर जो आटे का दीपक था उस पर मार देता है। वो दीपक हवा में उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है और गिरते ही टूटकर बिखर जाता है। ये देखकर युग को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि रज्जन ने अब तक की उसकी सारी मेहनत को बर्बाद कर दिया था। अब उसकी साधना चाहकर भी पूरी नहीं होने वाली थी। गुस्से से युग की आंखें पीले रंग में चमकने लग जाती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे रज्जन ने युग के अंदर के भक्षानर को जागृत कर दिया हो। रज्जन ने युग को एक और मुक्का मारने के लिए उसकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि तभी युग उसका हाथ पकड़ता है और गुस्से के साथ बोल पड़ता है, ये तूने अच्छा नहीं किया रज्जन। जब तूने उस रात अपने पापों के बारे में यामिनी को बताया था तो मैं तो उसी रात तुझे मारना चाहता था, पर यामिनी ने मुझे रोक लिया। पर आज जो तूने किया है उसके लिए मैं तुझे बिल्कुल माफ नहीं करने वाला, और आज तो यामिनी भी यहाँ पर नहीं है। अब कोई तुझे नहीं बचाने वाला। युग फिर गुस्से के साथ बोल पड़ता है, आज तू यहाँ पर नहीं आया है, तेरी मौत तुझे यहाँ पर लेकर आई है। मैंने सोचा था तुझे नहीं मारूंगा, पर तुझे मारना ही होगा, मारना ही होगा तुझे। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक